बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लह्वी व मिनत तिजारह वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात कर रहे सदर साहब, इस महफिल के चीफ गेस्ट, मंच पे मौजूद सभी हजरात, महफिल में मौजूद इंतज़ामिया कमेटी के मेंबर्स, प्यारी बच्चियां और बच्चों, आज़मगढ़ मेरा अपना एक तरह से वतन है। मेरे वालिद साहब ने 1958 में इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चर का तकर्रुर हुआ था उनका, और जब तक ज़िंदा रहे वो इस कॉलेज की और इस सरजमीन की खिदमत अंजाम देते रहे। मैंने 1965 में इस कॉलेज में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया था। तब इंटरमीडिएट इसी कॉलेज का हिस्सा हुआ करता था। बाद में गालिबन 71-72 में अलग हुआ यहाँ से। तो मैंने यहाँ से इंटरमीडिएट पास किया, बीएससी पास की, और चूँकि आगे पढ़ाई के ज़रिए नहीं थे, यहाँ पे हायर एजुकेशन के क्लासेस नहीं थे, तो फिर मैं यहाँ से अलीगढ़ चला गया और बाकी तालीम मैंने अलीगढ़ से मुकम्मल किया। जिस दौर में मैंने यहाँ दाखिला लिया था, इस पूरी ईस्टर्न यूपी में शिबली कॉलेज का एक नाम था, ख़ास तौर से तालीमी माहौल के लिए, डिसिप्लिन के लिए यहाँ के, और असातिज़ात की काबिलियत के लिए। मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैंने इस दरसगाह से तालीम हासिल की, और चूँकि स्कूल की एजुकेशन अलग होती है, फिर कॉलेज की लाइफ अलग आ जाती है, तो कॉलेज की शुरुआत मैंने यहीं से की, और मैंने जो भी कुछ सीखा या सीखना शुरू किया वो यहाँ के काबिल असातिज़ा से मैंने सीखना शुरू किया। वो बहुत अच्छा दौर था। असातिज़ा और तालिब इल्मों के बीच में बड़ा अच्छा रिलेशन था, बड़ी अच्छी तालीम थी, बहुत तालीम पे ज़ोर था। कोई हमें प्रॉब्लम होती थी, बिला झिझक हम उनसे पूछ लेते थे। कोई ट्यूशन का दौर नहीं था, उसमें हर तरह से हमारी मदद की जाती थी। अब यहाँ का तो मुझे नहीं पता, मगर ज़्यादातर जगह माहौल बदल गया है। वहाँ टीचर्स कॉमर्शियल हो गए हैं, वो क्लासेस में कम पढ़ाते हैं, ट्यूशन में ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि उससे उनको अपना पैसा कमाना है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री और पीजी कॉलेजेस में टीचर्स की सैलरी बहुत अच्छी हैं और उनको ट्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर वो जो काम पहले करते थे, बल्कि एक जुमला मैं इस्तेमाल करना चाहूँ, हो सकता है लोग मेरी बात से इत्तफाक न करें, कि अपनी रोज़ी को हलाल करें। जिस काम के लिए उनका तकर्रुर हुआ है पढ़ाने के लिए बच्चों को, अगर वो उस पर ही जोर दें और ट्यूशन पे न जोर दें, तो शायद हम जैसे लोग जो सिर्फ यहीं कॉलेज में ही तालीम हासिल करके आज इस लायक हो गए और ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंच गए,
वो उन टीचर्स की कोशिशों का नतीजा था। जाहिर है उन टीचर्स को बढ़ाने के लिए मैनेजिंग कमेटी का हाथ था, उन्होंने काबिल टीचर्स को अपॉइंट किया यहाँ पे और उनकी ऐसी तरबियत की कि उनके अंदर वो डेडिकेशन था। अब जहाँ तक मुझे पता चला है कि कुछ तरक्की उतनी होना चाहिए थे उतनी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने जब 69 में अलीगढ़ छोड़ा था तब पीजी नहीं थे, और जैसा कि 46 में ये कॉलेज बना था, डिग्री कॉलेज बना था, और पीजी खुलने में 71 में इसका पीजी खुला, तो एक लंबा अरसा हो गया। आज माशाल्लाह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए हैं यहाँ पे, बहुत फैकल्टीज तो शुरू से ही सब थी, मगर कुछ डिपार्टमेंट अभी भी ऐसे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, या जैसे अलाउद्दीन साहब ने शुरू में ही जोर दिया है कि इस्लामियात पे बहुत जोर देने की ज़रूरत है, उसकी तरफ मैनेजिंग कमेटी ख़ास तौर से मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो इस पर गौर करें और अगर मुनासिब समझें तो खोलें ताकि इस खित्ते के लोगों का उससे फ़ायदा हो सके। अब देखिए, चूँकि शिबली डे है, शिबली के बारे में बात करना है, बहुत कुछ लोगों ने बहुत तफसील से बताया है, मैं बस 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा कि जब वो अलीगढ़ में उनका तकर्रुर हुआ, वहाँ सर सैयद के ख्यालात से उनका मेल नहीं मिलता। सर सैयद का मानना यह था कि अंग्रेज़ों से मिल के चलो, उनकी तरबियत उनके हिसाब से तरबियत करो, यूनिवर्सिटी में वैसा माहौल पैदा करो। अल्लामा शिबली का मानना यह था कि नहीं, इस्लामियात की तरफ ज़्यादा जोर दिया जाए, और उस वजह से उनका सर सैयद से मेल नहीं हुआ। अलीगढ़ मूवमेंट और उस समय उनसे इख्तिलाफ़ात जब ज़्यादा बढ़े तो सर सैयद ने उनको बरसरे रोज़गार कर दिया। मगर देखिए, शिबली का ज़रूर देखिए कि उन्होंने उसके बावजूद भी अलीगढ़ नहीं छोड़ा। जब सर सैयद का इंतकाल हो गया उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ छोड़ा, और चूँकि कौम का दर्द था तो हैदराबाद तशरीफ़ ले गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वहाँ पे जो पढ़ाने का मीडियम था वो उर्दू नहीं था, उन्होंने उर्दू की शुरुआत कराई वहाँ पे, और जो मीडियम बनाया वो उर्दू बनाया। वहाँ भी दिल नहीं लगा, लखनऊ आ गए, नदवा में एसोसिएट हो गए, दारुल उलूम देवबंद से एसोसिएटेड रहे, मगर एक उनके अंदर जो बेचैनी थी उस बेचैनी ने उनको कहीं रहने नहीं दिया। आखिर में वो अपने वतन आ गए और यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की, जो काम उनके दिल में थे, जो तड़प उनके दिल में थी, उसको अंजाम देने के लिए इस इदारे की उन्होंने नेशनल स्कूल की बुनियाद रखी। वो अंग्रेज़ों का दौर था, अंग्रेज़ी हुकूमत थी, और उस दौर में नेशनल नाम रखना बड़ी हिम्मत की बात थी, क्योंकि लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे नेशनल वर्ड इस्तेमाल करने के। मगर अल्लामा शिबली ने हिम्मत की, नेशनल नाम रखा और उस पर कायम रहे, डटे रहे। उसका नतीजा हुआ कि आज ये शिबली नेशनल कॉलेज के नाम से जाना जाता है और इसकी अपनी एक पहचान। बरतानिया हुकूमत के दौरान में बहुत सारे मसाइल थे, तो 3 चीज़ों पे उन्होंने ख़ास तौर से बहुत ज़ोर दिया था कि एक तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वो जगाई जाए लोगों में, ख़ास तौर से मुस्लिम लोगों में, कि उसके बारे में बताया जाए कि कैसे बरतानिया हुकूमत के ख़िलाफ़ वो काम करें, पॉलिटिकली कैसे एक्टिव हों, कैसे इन्वॉल्व हों पॉलिटिकली, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। दूसरा काम किया, उन्होंने मुस्लिम्स को डायरेक्शंस दिए कि आप अपने जगह अड़े रहिए, अपने काम पे जमे रहिए, जो आपको करना है वो करिए, इस गवर्नमेंट से डरिए नहीं और इनके खिलाफ काम करते रहिए। और जो तीसरा काम किया था उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एस्पिरेशन, ये उन्होंने किया था कि जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उस कॉमन प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाई जाए, जिसमें सबसे बड़ा काम उनका जो था कि वो ये था कि आप पर्चे लिखिए, जर्नल्स लिखिए, पैम्फलेट्स लिखिए और उनको लोगों में तकसीम किए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी क्या हुकूक हैं और कैसे हम पॉलिटिकल अवेयरनेस और जो काम है वो लोगों में, आवाम में हम ला सकें। जो दूसरा सबसे काम किया था उन्होंने कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
कंबाइन कर दिया था एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स को, और उसकी सारी पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को दे दी थी। इसकी उन्होंने ज़बरदस्त मुखालफत की थी और बाद में ये कहा था कि दोनों पावर्स अलग अलग होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होना चाहिए, जुडिशियल पावर उनके पास नहीं होना चाहिए। आज आप देखते हैं कि जुडिशरी और का क्या हाल है। काश अगर ये दोनों मिल गए होते तो पता नहीं क्या अंजाम देते और मुसलमानों को तो ख़त्म ही कर देते। तीसरा जो उन्होंने काम किया था कि टू सेलेक्ट डेडिकेटेड पर्सन्स टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स एंड सीक जॉब्स फॉर देम। उनका यह ख्वाब था कि ग्रेजुएट पैदा किए जाएं और उनको जॉब मुहैया किए जाएं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और खड़े होकर अपने घर को संभाल सकें, अपनी कौम को संभाल सकें और लोगों की फलाह और बहबूद का काम कर सकें। इसी सिलसिले में अभी खुतूत पढ़े गए थे शिबली साहब के, उसमें बताया गया था उनको स्टूडेंट की बड़ी फिक्र रहती थी, तालीम की बच्चों की तालीम का क्या चल रहा है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो जो पुराने दौर के टीचर्स थे उनमें तो वो जज्बा था कि उनको फिक्र रहती थी हमारा रिजल्ट कितना आया, कितने बच्चे हमारे पास हुए, कैसे नंबर आए। आज के दौर में मुझे वो चीज़ नहीं मिलती है, टीचर्स में वो जज्बा नहीं है, ना बच्चों में वो जज्बा है। पहले हम लोग थे पास होते थे बड़ा खुशी खुशी जाके अपने टीचर्स को अपना रिजल्ट दिखाते थे, सर देखिए ये हमारे नंबर आए हैं या आपने पढ़ाया पेपर हमको, हमारे इतने नंबर आए। अब मैं देखता हूँ चूँकि मैं तालीम से जुड़ा रहा हूँ, अब कोई पलट के नहीं आता है, पूछने भी बताने भी नहीं आता है कि क्या हुआ, कितने नंबर दिए, कैसे पास हुए, बस हो गए पास, ठीक है। तो ये जो अल्लामा शिबली का जज्बा था कि उन बच्चों की फ़िक्र रखना, वो फ़िक्र अब नहीं है। अगर वो फ़िक्र फिर से जागरूक हो जाए तो एजुकेशन का मेयार मैं समझता हूँ जो टीचर और टॉट का रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और जो एक दर्जा टीचर का है वो काफ़ी बुलंद हो जाएगा। यही चंद बातें कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, बहुत कुछ शिबली के बारे में कहा चुका है और लोग भी हैं बोलने के लिए। अस्सलाम नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त माब ज़फ़रुल इस्लाम साहब, मोअज़्ज़िज़ प्रोफेसर जमीलुद्दीन साहब, मेरे बड़े भाई अनवर मसूद साहब, दूसरे मेरे बड़े भाई फ़िरोज़ तलत साहब, जनाब शौकत अली ख़ान साहब, अबू साद साहब, अतहर रशीद साहब, मोहम्मद हसीब साहब, मोहम्मद हारून साहब, अलाउद्दीन साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मेरे प्यारे बच्चों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन कबल पहले हमारे अज़ीज़ फ़िरोज़ तलत साहब के पास उनका मेरे पास टेलीफोन आया कि साहब हम शिबली डे मना रहे हैं, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? यकीन मानिए कि वो लम्हा मेरे लिए इतने मसरत का था, मैंने बग़ैर एक सेकंड सोचे हुए इनसे कहा कि साहब आप चाहे मुझे कुछ दो चाहे ना दो, मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं साहब कोई बात नहीं, हम आप आइए और आप बनारस तक हवाई जहाज़ से आ जाइए, फिर वहाँ से हम आपको कलेक्ट कर लेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा कि साहब ऐसा है कि मुझे आप कुछ मत दीजिए, मुझे सिर्फ एक दावतनामा भेज दीजिए और मैं खुद वहाँ पे हाजिर हो जाऊँगा। इन्होंने कहा कि चलिए साहब वो तो बात की बात है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप कहते हैं तो हम बात करते हैं और उसके बाद आपको जवाब देंगे। इनका जवाब आया कि साहब आप ठीक है, हमने बात की है और आप तशरीफ़ ले आइए। मैं तैयार हो गया। यहाँ आने की मेरी दो वजह थी। एक तो ये है कि दो जगहों को इंसान कभी नहीं भूलता। एक तो वो जगह जहाँ इंसान की पैदाइश हुई हो
और ना भूलना चाहिए। और दूसरी जगह वो जहां उनके आबा व अजदाद दफन। आजमगढ़ की ये सरजमी ऐसी है जहां मेरे वालिद साहब और मेरी खाला यहाँ मुदफन है। एक तो वो वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि ये वो दयार है जहां हमने अपना बचपन गुजारा है। तो एक वो भी था कि साहब हमको एक जाने का मौका मिल रहा है, हम चलें। मैं करीब 15 साल के बाद इस दयार में हाजिर होने का मौका मिल रहा है। मैंने कहा कि मैं इस अपनी विजिट को यादगार बनाऊंगा। मैं कश्मीर में रहता था और यहां आना जाना होता था, ट्रेन से ही आते जाते थे। मैंने कहा कि एक बार फिर इस जगह से मैं आजमगढ़ ट्रेन से ही सफर करूंगा। अब यकीन मानिए कि ये मेरा सफर, ट्रेन का सफर, करीब 15 साल के बाद पहला सफर था। 15-20 साल के बाद मैंने टिकट किया। मेरे बड़े भाई अलीगढ़ में रहते हैं। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ आजमगढ़ और ये है कि अगर आप चलना चाहें तो चलेंगे। उन्होंने कहा हाँ साहब बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, मैं भी चलूँगा। कहा कैसे जा रहे हो? मैंने कहा कि साहब वो मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। तो कहा मैं भी टिकट कर लेता हूँ। मैंने कहा आप फिक्र ना करिए, मैंने आपका टिकट ऑलरेडी कर लिया है। तो साहब ये दो वजूहात थी कि हम यहां 15 साल के बाद आजमगढ़ में हाजिर हो गए। अब आप जब मैं कल शाम को अपने वालिद साहब की क़ब्र फातिहा कर पढ़ने के बाद यहां हमारी गाड़ी आती है, यकीन मानिए कि आंखों में आंसू आ गए, गला रूंध गया। पुरानी यादें ताजा हो गई। यही वो दरो दीवार है जहां पे हमने अपना बचपन गुजारा। यही वो फुटबॉल और हॉकी का ये ग्राउंड है जहां पे हम खुद खेला करते थे। यही वो दारुल मुसन्निफीन है। उस जमाने में दारुल मुसन्निफीन में जाने का मौका तो नहीं मिलता था, ना इतना शऊर था कि भाई ये है क्या है। यहाँ एक छोटा सा गेट होता था जो एक लिंक था इस कॉलेज और दारुल मुसन्निफीन के बीच में, वो हमेशा बंद रहता था। तो हम क्या करते थे, उसकी दीवार को कूद के अंदर जाते थे। वहां पे कुछ फल लगे हुए थे, उनको तोड़ने के लिए। हाँ ये जरूर था कि जुमे के दिन वो दरवाजा खुलता था नमाज के लिए। तो खैर साहब बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जो है उस दयार पे एक दफ़ा फिर वापसी। और दूसरी एक चीज़ और भी है कि हमने तो अपना ये बचपन गुजारा, ये कॉलेज, ये जगह हमारे वालिद की कर्म भूमि रहा है। तो एक दो तरीके से ये मुतबर्रक है हमारे लिए कि हमारे वालिद साहब की कर्म भूमि और हमारा बचपन का। खैर ये तो पुरानी बातें हैं। और इस मौके के लिए, इस मौका देने के लिए मैं जो मुंतज़मीन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया और इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आ पाऊँ। आपने बड़ी अच्छी तकरीर हमारे जमालुद्दीन साहब की सुनी। हमारे बीच एक और दानिश्वर ज़फ़रुल इस्लाम साहब बैठे हुए हैं। इन दोनों लोगों के बीच, इन दोनों लोगों को मैं अपने को बहुत छोटा सा पाता हूँ इस टॉपिक पे बोलने के लिए। तो मैं अब इस पे तो जुर्रत नहीं करूँगा, लेकिन हाँ जैसा कि अलाउद्दीन साहब ने कहा कि मेरा ताल्लुक़ हायर एजुकेशन से रहा है। मैं करीब 22-24 साल से हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में जितने भी ओहदे हो सकते हैं मैंने सारे वो ओहदों पे काम किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू द वाइस चांसलर।
तो मैं और चीज़ों में तो बात नहीं कर सकता। हाँ, इस चीज़ पर ज़रूर बात कर सकता हूँ कि इस जगह को, इस इदारे को कैसे आगे हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, सर सैयद का ज़माना है। सर सैयद मुलाजमत में थे, बड़ी अच्छी मुलाजमत थी, लेकिन इसके साथ साथ एक हसास दिल भी रखते थे। कौम का दर्द था और उनका मानना यह था कि यह कौम तभी सुधर सकती है जब इसकी तालीमी एतबार से ये ऊपर आ जाए। और ये सही भी है। हजरत अली का कौल है कि अगर तुम्हारे सामने 3 चीजें रखी हुई हों, दौलत, इज्जत और इल्म, तो तुम इल्म को चुनो। अगर तुम्हारे ऊपर इल्म है तो ये बाकी चीजें दोनों अपने आप चली आएंगी। एक मैं हमारे बुजुर्ग रहे हैं, उनका एक वाकया है कि साहब उन्होंने पूछा, कल्बे सादिक साहब की मैं बात कर रहा हूं, वो एक किसी मजमे में थे तो उनसे किसी जैन रहनुमा से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि साहब ये बताइए क्या वजह है कि आपकी कौम के अंदर कोई गरीब नहीं है, हर तरफ खुशहाली है, क्या बात है? तो उन्होंने जो जवाब दिया कि साहब देखिए कि बड़ी अच्छी बात कही कि साहब हमें जो चीज़ें होना चाहिए वो हमारे यहाँ हैं, जो चीज़ें नहीं होना चाहिए वो नहीं हैं। उन्होंने फरमाया क्या? उन्होंने कहा कि साहब देखिए हमारे यहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस अच्छे होना चाहिए, वो हमने बना लिए, वो हैं हमारे पास। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए, मैं यहां उसका जिक्र नहीं करना चाहता। अब आप ये देखिए, अल्लामा शिबल नौमानी रहमत, उनका भी वही ज़माना था, उनके अंदर भी हसास दिल था, वो भी कौम की खिदमत करना चाहते थे। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अल्लाह ताला हर शख्स को हर काम के लिए नहीं चुनता है। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला को हजरत नोमानी से ये काम लेना था, कौम की खिदमत लेनी थी, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए उनको चुना। वजह मैं बताता हूं। हजरत के छोटे भाई, इनके जो वालिद साहब हैं, वालिद साहब वकील थे, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। छोटे भाई तालीम के लिए इंग्लैंड गए, वहां से वकील बन के आए और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन हजरत नोमानी ने अपना सारा वक्त दीनी तालीम में लगाया। एक ही फैमिली है, एक ही माहौल है, 2 अलग अलग चीजें हो रही हैं। मास्टरों को बोलने की बहुत आदत होती है, जब एक दफे शुरू हो जाते हैं रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन यह है कि आज मैं उस चीज़ को मुझको हुक्म भी हुआ है कि बस आप जो है ज़्यादा देर नहीं, 1:30 बजे तक का टाइम दिया गया, लेकिन मैं उससे पहले ही अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अजान हो चुकी है, नमाज का भी टाइम है और भी सारी चीज़ें हैं। एनीवे, देखिए शिबली कॉलेज का हमने वो ज़माना देखा है जिस वक्त हम थे यहाँ पे। शौकुल सुल्तान साहब प्रिंसिपल थे और शिबली स्कूल में अबुल साहब प्रिंसिपल थे। साहब वो क्या दौर था। हमारा कंपटीशन उस वक्त, इस कॉलेज का कंपटीशन हमारा डीएवी कॉलेज से होता था, यही 2 कॉलेज थे। और उस कंपटीशन में हम उनसे आगे रहते थे। अब आज जमाना बदल गया है। अभी कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट हुआ है कि आपके ही शहर आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, एंड दैट विल बी ए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लिबरल फंडिंग, एवरीथिंग। आज आपको, मैं समझता हूं कि आज का दिन इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता कि आप तजिया करें कि साहब हमको आगे कैसे बढ़ना है। आज आपका कंपटीशन उस यूनिवर्सिटी से होगा। मैं
नैक टीम में बहुत गया हूँ एज चेयरमैन, मैंने देखा है, और ये मेरा अपना, आपका कॉलेज किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। सब चीज़ हैं वो आपके पास जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि सिर्फ एक सिंसियर, एक एफर्ट की जरूरत है। सब है आपके पास माशाल्लाह, काबिल उस्ताद हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छा मैनेजमेंट है। दूसरी चीज, हमारे भाई ने एक बात कही, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। इसी मुल्क में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो 15 साल पहले ही स्टैब्लिश हुई है। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, जो वहां के एक मशहूर सेंट हैं, मुस्लिम सेंट हैं, है। फर्क सिर्फ यह है, सिंसियर एफर्ट होना चाहिए और आप उस काबिल बनाओ अपने को कि आपको कोई पीछे न ढकेल सके। अगर वो चीज है आपके अंदर, मेरा अपना मानना है आपको पीछे नहीं हो सकती। हां, अगर आप सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फिर तो अल्लाह मालिक है। मैं आपको बताऊं, कश्मीर में पिछले 3 साल से चल रहा है, हालात ठीक नहीं, हर आदमी को पता है। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी आज हिंदुस्तान की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है। उन हालात में रहते हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग का मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान की जो और यूनिवर्सिटीज हैं उस यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कहां खड़ी है। तो आप कश्मीर यूनिवर्सिटी 47वें नंबर पर है, मतलब हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज को लेके अगर आप देखें तो ऊपर से टॉप पे कश्मीर यूनिवर्सिटी का नाम 47 नंबर की यूनिवर्सिटी पे आता है। हालात देखिए और उस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस देखिए। क्रेडिट किसको जाता है? वहां के टीचर्स को, वहां के बच्चों को। उनके अंदर जज्बा है कि हां साहब हम कौम को आगे बढ़ाएंगे, हालात कुछ भी हों लेकिन हमको आगे बढ़ना है। मैं टीचर्स के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट से बजट आता है वो तो आता ही है। सदर साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि वहां हमारे टीचर्स करीब 10 करोड़ रुपए अपने प्रोजेक्ट से ले आते हैं हर साल। 10 करोड़। तो जब तक ये जज्बा नहीं है, जब तक ये मेहनत नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन्हीं चंद अल्फाज के साथ एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझको ये मौका देने के लिए। और एक वादा है, जब जब आप बुलाएंगे मुझको आप अपने सफ़ों में पाएंगे। शुक्रिया।